हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज आप लोग के समक्ष इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तर लेकर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं। यह प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो निश्चित रूप से 1 या 2 नंबर का प्रश्न जो है सिंधु घाटी सभ्यता से पूछ दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि हम जो प्रश्नोत्तर लेकर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूँ वह काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 प्रश्नोत्तर का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। और 100 प्रश्नोत्तर का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहीं से रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत के फलस्वरूप जो है इसको एक सार संग्रहित रूप देने का प्रयास किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लगातार वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर अभी तक हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ साथ जो है बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आते हैं बिना समय गंवाए हुए पहले नंबर प्रश्न पर। पहला आपका प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। देखिए, सबसे पहली बार यानी कि सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में जो है किसने हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख किया था, तो इसका उत्तर होगा चार्ल्स मैसन। ठीक है, दूसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। सैंधव सभ्यता का स्वरूप कैसा था। तो सैंधव सभ्यता का जो स्वरूप था वो नगरीय सभ्यता के रूप में था। आपको बता दें कि नगरीय सभ्यता के रूप में कैसे था, क्योंकि आपको यहाँ अध्ययन करना है कि सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी, सड़कों की जो एक तरह से साफ सफाई या एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बिना समय दूसरा प्रश्न है सैंधव सभ्यता का स्वरूप कैसा था। इसका उत्तर होगा नगरीय सभ्यता। आपको बता दें कि सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वरूप था वो नगरीय सभ्यता के रूप में था। नगरीय सभ्यता के रूप में कैसे था, तो आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी विशेषताएं देखी गई थी जो नगर के रूप में अवस्थित था। जैसे अगर रोड की हम बात करें, सड़क की बात करें, तो सड़कें जो होती थी एक समकोण प्रकार की थी और चौरास्ता होते थे। साथ साथ जो है सड़क के बगल में कह सकते हैं कि नालियाँ बनी होती थी जो गंदे पानियों को जो है गांव से या जो नगर पालिका के रूप में था उससे बाहर जो है खेतों में ले जाकर गिराती थी। तो एक तरह से विशिष्टता इसकी मिलती थी और विशिष्टता की वजह से ही जो हम लोग कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता का स्वरूप जो है नगरीय सभ्यता के रूप में था। और भी बहुत सारी चीजें मिली थी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्वच्छता के लिए जो है काफी एक तरह से उस समय ध्यान दिए जाते थे। तो अलग अलग बातों को समाहित किया गया। अब तीसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं और तीसरा नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में किसने किया था। इसका उत्तर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। कहीं कहीं राय बहादुर दयाराम साहनी न देकर दयाराम साहनी देता है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि पहली बार हड़प्पा की जो खोज की गई थी वो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। चौथा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था, तो इसका उत्तर होगा राखल दास बनर्जी। कहीं कहीं आरडी बनर्जी देता है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। राखल दास बनर्जी का है शॉर्ट नेम जो है आरडी बनर्जी है। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। तो हम कह सकते हैं कि इसको जो है लगातार आप क्रमिक रूप से याद कर सकते हैं। हड़प्पा की खोज जो हुई थी 1921 में हुई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में हुई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा। ये दोनों जो आप देख रहे हैं जो पुरातत्वविद के रूप में है ये भारतीय थे, तो आपको चीजें याद रखना है। 5वें नंबर प्रश्न पर आते हैं और 5वां नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। इसका उत्तर होगा सिंधी, यानी सिंधी भाषा का जो है शब्द मोहनजोदड़ो है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न आपका है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी। इसका उत्तर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अभी आपको पहले ही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यताओं में अगर 2 ऐसे स्थल हैं जो राजधानी के रूप में भी हैं, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक तरह से राजधानी के रूप में था और यहीं से जो है प्रश्न अधिक पूछे भी जाते हैं। आपको चीजें याद रखना है। 7वें नंबर प्रश्न पर आते हैं और 7वां नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के हल का प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो देखिए, मिट्टी के हल का प्रमाण की अगर बात की जाए
तो बनावली हरियाणा से मिला है। ये हड़प्पा सभ्यता का एक तरह से हम लोग कह सकते हैं क्षेत्र था, हरियाणा में मिला था, भारत के हरियाणा में। तो आपको चीजें याद रखना है, बनावली से मिट्टी के हल का प्रमाण मिला है। 8 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी किस धातु से ये लोग अनभिज्ञ थे। तो इसका उत्तर होगा लोहा। आपको चीजें याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन से कि सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो देखिए, अगर युग पूछ देगा यहाँ पर प्रश्न तो आपको याद रखना है कांस्य युगीन थी। अब चूंकि धातु के रूप में जो उपयोग किया जाता था वो कांसा का प्रयोग किया जाता था। और आपको बता दें कि कांसा का मिश्रण, अगर हम बात करें कांसा में किस चीज का मिश्रण होता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आप याद रखिए, कांसा में मिश्रण होता है तांबा प्लस टीन। तांबा और टीन को जब मिलाते हैं तो कांसा का निर्माण होता है। ठीक है। अब यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बता दें कि सबसे पहली जो मिश्र धातु के रूप में प्रयोग की गई थी, जो प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, वो था आपका कांसा। तो आप याद रखिए कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उस समय जो युग एक तरह से प्रारंभ किया गया था, मुख्य रूप से कांसा का ही प्रयोग किया जाता था। तो इस वजह से जो है हम लोग कह सकते हैं कि कांस्य युग के रूप में माना जाता था। 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन से कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू देवता भगवान शिव की पूजा जो है करते थे, यानी पशुपति की पूजा करते थे। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं, और 11 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल का सर्वप्रथम प्रमाण प्राप्त हुआ था। देखिए, कहीं कहीं चावल न देकर धान देता है, तो धान आपको पता है कि धान से ही चावल बनाई जाती है। तो आप याद रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल से चावल का प्रमाण मिलता है। तो गुजरात में एक स्थल था लोथल, लोथल से इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है। अब आपको बता दें कि लोथल एक प्रमुख स्थल होने के साथ साथ जो है ये एक बंदरगाह के रूप में भी था, क्योंकि यहाँ से जो जितने भी व्यापारिक क्रियाएं होती थी वो यहीं से की जाती थी। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 12 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दिया है कि स्वतंत्रता के उपरांत यानी आजादी के बाद भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आजादी के बाद भारत के कौन से ऐसे प्रांत यानी राज्य से सबसे अधिक जो है सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, गुजरात से खोजे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ गुजरात जो है लोथल, अभी अब आपके कुछ देर पहले बताया है कि लोथल जो है गुजरात का ही एक क्षेत्र था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो स्थल हैं खोजे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से जो है संबंधित है। अब देखिए, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ दिया गया। वो तो पहले हम लोग देखे थे कि धातु युग से संबंधित था, कांस्य युग पूछा गया था, लेकिन यहाँ प्रश्न को चेंज कर दिया गया और कहा गया है कि सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। तो देखिए, मानव इतिहास के किस काल से संबंधित अगर पूछा जाएगा तो आद्य ऐतिहासिक काल से या आद्य ऐतिहासिक युग से जो है संबंधित था। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन से यानी 14 नंबर प्रश्न की सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है। तो देखिए, गोदीवाड़ा जो चित्र था लोथल में था, और लोथल आपको पता है कि भारत का एक राज्य गुजरात जहां पर ये पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशेष स्थल है जो बंदरगाह के रूप में जो है काफी प्रसिद्ध था। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन, यानी 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। देखिए, विशाल स्नानागार का अवशेष का मतलब क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। तो विशाल स्नानागार का मतलब ये होता है कि स्नान करने के लिए एक तरह से तालाब की जो व्यवस्था की गई थी, तो उसका अवशेष कहाँ से मिला है। तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो अभी आपको पहले भी बताया कि काफ़ी इम्पोर्टेंस एक प्लेस था, जगह था, जहाँ से बहुत सारे चीज प्रमाणित रूप से मिले हैं। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि विशालतम स्नानागार का प्रमाण मिला है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं, हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा का जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है।
17 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? तो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, क्योंकि भूमध्य सागर में इनका जो है मूल निवास स्थान था। 17 नंबर प्रश्न के बाद अब हम लोग आएंगे 18 नंबर प्रश्न पर। सभी विद्यार्थी यहाँ ध्यान देंगे कि 18 नंबर प्रश्न जो है बिल्कुल गलत है। 18 नंबर प्रश्न को हम सही करके बता रहे हैं आपके समक्ष। प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की, यहाँ अवतल चक्की होगा, पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला था? यानी सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद ने जो है हड़प्पा सभ्यता में अवतल चक्की पर प्रकाश डाला था? तो इसका उत्तर होगा अर्नेस्ट मैके के द्वारा जो है प्रकाश डाला गया था। 19 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो प्रशासन जो था वो नगरपालिका जैसा था, नगरपालिका के रूप में जो है प्रशासन वहां की थी। 20 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है? अब देखिए कई जगह ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई एक स्त्री की मृत्यु कहाँ से मिली हुई है, और एक तरह से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नृत्य करती हुई कांसा की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया स्पष्ट रूप से मोहनजोदड़ो। 20 नंबर प्रश्न के बाद अब हम लोग आएंगे 21 नंबर प्रश्न पर। 21 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? इसका उत्तर होगा पश्चिमोत्तर भाग में, यानी हड़प्पा जो था भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। 23 नंबर प्रश्न है पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? यानी पुरातत्व जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का जो है शब्द है। 24 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे सबसे अधिक किसकी उपासना करते थे? तो मातृदेवी शतात्मक की, आप कह सकते हैं मातृदेवी की जो है एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग उपासना सर्वाधिक ढंग से करते थे। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए 1861 ईस्वी में जो है भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी, ये चीज आपको पता होना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने किस वर्ष रिपोर्ट जारी किया था? तो 1875 ईस्वी में, यानी हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने पहली बार जो रिपोर्ट जारी किया था 1875 ईस्वी में। 26 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग आएंगे 27 नंबर क्वेश्चन पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न है अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो आपको याद रखना है 1986 ईस्वी में, यानी अमेरिकी दल द्वारा जो पहली बार हड़प्पा में उत्खनन किया गया था वो 1986 ईस्वी में किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन से कि किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया कि इस मत पर जोर दिया है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया था? यानी सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ था वो आक्रमणकारी आर्यों के द्वारा किया गया था। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खासतौर पर जो बीपीएससी प्रीलिम्स हैं उसमें पूछे गए हैं प्रश्न ये। तो इसका उत्तर होगा मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर। 29 नंबर क्वेश्चन से है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? यानी कि सिंधु सभ्यता में वह कौन सा स्थल था जहां से समुद्र व्यापार का एक मुख्य केंद्र माना जाता था? तो ये लोथल था, क्योंकि अभी पहले भी बता चुके हैं कुछ देर पहले कि लोथल एक बंदरगाह था, और बंदरगाह जो क्षेत्र होता है वो व्यापार का एक मुख्य केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि वहां से जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आयात और निर्यात किए जाते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा सुरकोतला से। सुरकोतला से जो है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें विद्यार्थी, ये जितने भी प्रश्न आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हम कर रहे हैं सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक्स से लिया गया है, और काफ़ी मेहनत के बाद जो है बहुत सारे जो क्वेश्चंस बैंक, बहुत सारे मटेरियल्स को निकालने के फलस्वरूप जो है इसको साथ संग्रहित किया गया है। तो वीडियो को एकदम लगातार देखते चलिए, और जो चीज़ें नहीं आ रहा है समझ में वहाँ क्या कीजिए कि कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रहा है,
और वहाँ कमेंट जैसे ही करेंगे उसके तुरंत बाद जो है आपको कमेंट का रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो आप लगातार करते रहिए और नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स आप जब बनाते हैं तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे मटेरियल्स खुद कंप्लीट हो जाता है। जो चीज़ें याद है उसको छोड़ सकते हैं और जो चीज़ें याद नहीं है उसका नोट्स जो है जरूर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रस्तुत है आपके समक्ष 31 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, क्योंकि कृषि कार्य उन लोगों के द्वारा किया जाता था और कृषि कार्य के द्वारा जो है अपनी आजीविका को बहुत ही बेहतर ढंग से संभाला जाता था। 32 नंबर क्वेश्चन से कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? अब प्रश्न देखिए, क्वेश्चंस तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, लेकिन हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कभी जिला पूछ देता है, कभी नदी पूछ देता है, यानी किस नदी के तट पर। तो आप याद रखिए, एक लाइन में आपका हो गया उत्तर, रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन से कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लड़काना जिला में अवस्थित है। अब देखिए, दोनों चीजें याद रखिए, हड़प्पा कहाँ है? तो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लड़काना जिला में अवस्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? इसका उत्तर होगा गेहूं, जौ तथा कपास आदि। देखिए, गेहूं, जौ, कपास मुख्य रूप से फसल थे और इसके अलावा बहुत सारे और भी फसलों की उत्पादन की जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन से कि मोहनजोदड़ो की आवासीय गृह किसके बने होते थे? तो देखिए, जो मोहनजोदड़ो की आवासीय गृह थी वो ईंटों से बने होते थे। ठीक है, आगे बढ़िए। और 35 के बाद जो है क्वेश्चंस आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना किससे प्राप्त होती है? यानी सिंधु घाटी की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, जिस भाषा को एक तरह से प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो वो उस स्क्रिप्ट को किससे एक तरह से सूचना एक तरह से हम लोग को प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर होगा मुहरों से। जो मुहर पर लिखे जाते थे उससे जो है स्क्रिप्ट के बारे में पता चला है कि लिपि क्या है। और 37 नंबर क्वेश्चन से कि किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यानी कि वह कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जहां से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो देखिए, जूते हुए खेत की अगर प्रमाण की बात पूछी जाएगी तो आपको याद रखना है कालीबंगा, ये राजस्थान में पड़ता है, वहां से प्राप्त हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चंस के बाद अब हम लोग आएंगे 38 नंबर क्वेश्चंस के पास। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर होगा लोथल से। लोथल जो कि गुजरात में है, वहां से प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि युगल समाधान का मतलब क्या है, यहाँ पहले जानना बहुत जरूरी है। देखिए, युगल समाधान का मतलब ये है कि स्त्री और पुरुष को दोनों को साथ में जब दफनाए जाते थे तो उसके जो समाधान मिलते थे, उसको जो प्रमाणित रूप मिलते थे, वो सबसे पहली बार कहाँ से मिले थे? तो आपको चीजें याद रखना है, लोथल से मिले। 39 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेकिंग है, तो संतो नहीं होगा बल्कि सिंधु होगा। ठीक है, तो 39 में आप सुधार लीजिएगा। सिंधु सभ्यता में किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? तो सूती वस्त्र के उल्लेख मिले हैं। तो आपको चीजें याद रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन से कि सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी पशुपति का भी मोहर प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा में ईंटों के नाप का अनुपात जो है था वो कितना होता था? नाप का जो अनुपात होता था 1:2:4। तो ये चीज आपको याद रखना है, 1:2:4। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं हम लोग तो 42 नंबर क्वेश्चन से आप देख सकते हैं यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता में किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? तो अग्नि वेदिकाओं के जो प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से मिले हैं। ये राजस्थान का क्षेत्र है, ये राजस्थान में पड़ता है, तो आप याद रखिए कि कालीबंगा से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। अब प्रश्न 43 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखे गए हैं।
तो प्रश्न ये है कि 43 नंबर की हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो देखिए लिपि जो थी, स्क्रिप्ट जो थी, भाव चित्रात्मक थी। भाव के माध्यम से हम लोग देख सकते थे और उसकी एक तरह से पता लगा सकते हैं। और ब्रैकेट में आपको देखिए यहाँ दिया गया है कि पढ़ी ही नहीं जा सकती। बिल्कुल बात सही है कि अभी तक जो है हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, तो आप याद रखिए ऑप्शन में आपके रहेंगे पढ़ी नहीं जा सकती हैं तो उसको लेना है, नहीं तो भाव चित्रात्मक देगा तो भाव चित्रात्मक को ले सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः किस चीज के बनाए जाते थे। इसका उत्तर होगा कांसा। अब कांसा आपको बता चुके हैं कि कांसा जो है तांबा प्लस टीन को मिश्रित करके बनाया जाता था। तो तांबा और टीन के मिश्रित करने के फलस्वरूप जो है कांसा बनता था और कांसा से बनाए जाते थे औजार और साथ साथ जो है अस्त्र। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किन लोगों से था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध जो था सुमेरियन लोगों से था। अब यहाँ आपको समझना है कि सुमेरियन लोग कौन थे। तो सुमेरियन लोग आपको बता देते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें सुमेरियन एक राज्य मिला था और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो इसके एक तरह से संबंधित थे और इस वजह से जो है सुमेरियन नाम इसका पड़ा हुआ है। क्योंकि आप याद रखिए कि सुमेरियन का संबंध कहाँ से था, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की समकालीन जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल कहाँ स्थित है, इसका उत्तर होगा भोगवा नदी के तट पर गुजरात के अहमदाबाद जिला में। अब देखिए ना यहाँ बहुत ही इंटरेस्टेड एक ट्रिक है, जोड़ सकते हैं आप। शब्द से शब्द को जोड़कर भी इतिहास किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, लोथल से हम लोग जानते हैं कि चावल का प्रमाण मिला है और चावल का हम लोग क्या करते हैं, भोग करते हैं यानी खाते हैं। तो भोजन के रूप में जब हम लोग अपनाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि भोग यानी भोगवा नदी। तो ऐसे याद कर सकते हैं लोथल किस नदी के तट पर अवस्थित है, भोगवा नदी के तट पर और गुजरात के अहमदाबाद जिला में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और आगे जैसे ही आप बढ़िएगा तो आप देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन प्रस्तुत है। 47 नंबर क्वेश्चन है कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा आपको याद रखना है घग्गर नदी के तट पर राजस्थान के गंगानगर जिला में। अब देखिए यहाँ कैसे हम लोग कालीबंगा, अब मान लीजिए काली बादल एकदम छाया हुआ है तो घना घोर छाया हुआ है तो आप याद रख सकते हैं कि कालीबंगा घग्गर यानी घना घोर बादल छाया है तो घग्गर नदी के तट पर राजस्थान के गंगानगर जिला में। ऐसे शब्द को जोड़ना है और जैसे ही शब्द को जोड़िएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है कि बनावली कहाँ स्थित है, यानी बनावली जो है कहाँ स्थित है। इसका उत्तर होगा सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा के हिसार जिला में। हरियाणा में एक हिसार जिला है, उस जिले में अवस्थित है इसका स्थल। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि चनहुद्रो कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें कि चनहुद्रो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान की मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है। अब देखिए चनहुद्रो काफी प्रसिद्ध है श्रृंगार साधन के रूप में। चनहुद्रो से उस समय माना जाता है कि काजल पाउडर और जो लिपस्टिक है उसके प्रमाण मिले हुए हैं। तो इस तरह प्रश्न एग्जाम में पूछे भी गए हैं तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर और 50 नंबर क्वेश्चन है कि रोपण कहाँ स्थित है। इसका उत्तर होगा सतलज नदी के तट पर पंजाब के रोपण जिला में। देखिए भारत में ही एक पंजाब राज्य है और पंजाब राज्य के जो रोपण जिला है वहां से ये रोपण जो क्षेत्र है उसका प्रमाणित रूप मिले हुए हैं। तो यहां तक हम लोग 50 प्रश्नोत्तर देख लिए जो सेट 1 के अंतर्गत शामिल था। इसके बाद 51 से लेकर 100 क्वेश्चंस जो हैं सेट 2 में प्रदान किए जाएंगे और सेट 2 में आप आसानी से उसको भी देख सकते हैं प्रश्नोत्तर, क्योंकि ये सेट 1 था और यहाँ से हम लोग 50 प्रश्नोत्तर साथ संग्रहित रूप से देख लिए। इसके बाद 50 प्रश्नोत्तर को अगले सेट में देखेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। और साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तो हमें एक अभिप्रेरणा मिलती है, हमें एक उत्साह मिलता है और उसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं प्रदान करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें ये प्रश्न डाउट है, तो उसके बाद जो है उसके बाद आपको सोल्यूशन देने का प्रयास किया जाएगा। और आप किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में तो आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं अगले सीरीज के साथ, अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।